बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए थे, है ना। और उसके बाद कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। देखा था कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं बेटा, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम थे। कार्बन के कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले तो ये बात हम लोगों ने मान ली ना कि कार्बन के कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर कार्बन के कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, ये बात मानी है। लेकिन ये क्यों है, इसको आज हम लोग जानते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले इन दो स्ट्रक्चर की बात अभी हम लोग करेंगे। जब मैं अभी एलोट्रॉपी पढ़ाऊंगा आप लोगों को आगे, तो मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के रख लिए हैं ताकि ज्यादा दिक्कत बाद में ना हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कार्बन के कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। तो बेटा, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट का होने की वजह है इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड। इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है बेटा, किसी भी चीज को आपने हीट किया और वो मेल्ट हो गया, हीट करने पर आसानी से मेल्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तभी तो आसानी से मेल्ट हो रहा है। तो वाई कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, तो आंसर क्या आएगा, बिकॉज द बॉन्ड फॉर्म्ड इन कार्बन कंपाउंड इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग। दैट इज वाई कार्बन के कंपाउंड के पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन के कंपाउंड करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट मेरा क्वेश्चन है व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जब मैंने आयनिक बॉन्ड आपको बना के दिखाया, आयनिक बॉन्ड नहीं बना के दिखाए थे ना, सीधा कोवेलेंट बना के दिखाया था, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है 281, क्लास 9th में ये चीज पढ़ी है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। Na हमारे पास आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन मैं स्टार से दिखा रहा हूं, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया Na का, ये हो गए हमारे पास क्लोरीन के। अब कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ये बात हम लोग आराम से पीछे देख चुके हैं। इतने सारे कंपाउंड हम लोगों ने बनाए, तो उसमें हम लोगों ने ऑक्टेट देखा। तो बेटा यहां पर भी क्या होगा, ये एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। कार्बन के कंपाउंड कैसे कर रहे थे ये ऑक्टेट कंप्लीट बेटा, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। लेकिन यहां पर किसकी वजह से होता है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, यहां पे होती है गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस एलिमेंट के पास ऑक्टेट से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट मतलब 8, वो तो लूज कर देगा, और दूसरा जो एलिमेंट है वो गेन कर लेगा। अब आपका सवाल आ सकता है कि सर 8 से ज्यादा तो ये भी है 7, ये हमारे पास 7 के साथ लूज क्यों नहीं कर रहा, 1 क्यों गेन कर रहा है। तो आंसर आपको पता ही है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इसलिए इसके पास आसान काम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन उससे ले ले। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन, तो इसके पास देखो क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसी चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे Na ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन ने ये स्टार मार्क ले लिया, क्लोरीन ने ये स्टार मार्क ले लिया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो जो कंपाउंड बना हमारे पास कैसा बन जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। अब ये प्लस और माइनस के बीच जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और इस वजह से हमारे पास NaCl यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उनको जो मॉलिक्यूल चिपक के रखते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, तो आपका आंसर आएगा क्योंकि सर जब इनकी आपने फॉर्मेशन करी है ना, तब यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आयंस बन रहे हैं। Na के पास प्लस है, Cl के पास माइनस है, तो यहाँ पे आयंस हैं, और आयंस हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि अगर मैं बात करूंगा ऐसे आयनिक सब्सटेंस की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो आयंस हैं ये केवल और केवल मॉल्टन फॉर्म में ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जो आयनिक सॉलिड्स हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन फॉर्म, लेकिन अगर आप इसको फ्रीज कर देंगे
तो क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करा पाएंगे? तो आपका आंसर है नो सर, यह संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारे पास NaCl की जो मोल्टन फॉर्म है इसमें तो आपके पास जो आयंस होते हैं दे आर फ्री टू मूव। भाई सीधी सीधी बात है, मोल्टन फॉर्म है तो आराम से इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन फ्रीज फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वो एक ही जगह पर स्टक है। अब एक ही जगह पर स्टक है तो क्या आयंस इधर से इधर घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे। और जब तक आयंस का मूवमेंट नहीं होगा तो क्या करंट को कैरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपके पास जो आपकी फ्रीज फॉर्म या फिर सॉलिड फॉर्म होती है, फ्रीज फॉर्म बोल लीजिए या फिर सॉलिड फॉर्म बोल लीजिए, इसमें आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे किसकी बात कर रहा हूं? आयनिक कंपाउंड्स की इन सॉलिड फॉर्म। बट कार्बन तो अपने आप में निराले भैया है, वो कहते हैं चाहे सॉलिड ले लो चाहे मोल्टन ले लो, मैं नहीं करूंगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। क्यों नहीं करेंगे? इसका आंसर क्या है? सिंपल सी बात है भैया, यहां पर जो बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। कोई आयनिक का, कोई आयंस का, कोई फॉर्मेशन का कोई हिस्सेदारी है ही नहीं। कोई ऐसी चीज हमें दिखी नहीं जहां पर ये चीज बता रहा हो कि भैया कोई आयंस ही बन रहे हैं। तो आयंस नहीं बन रहे तो भैया इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन कराएगा? नहीं करा सकता ना। तो बेटा इसीलिए आपके पास जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ड्यूरिंग देयर बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी आयंस। क्लियर है चीजें? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बातें हमारे पास पिछली क्लास की थी, बस उसमें ये चीज में बताना रह गया था कि क्यों नहीं करते हैं। ये तो बता दिया था लो और ये करते हैं क्यों, उसका आंसर आप लोगों को मिल गया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, एक तो S8 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया था और दूसरा C2H2। ओके अच्छा, C2H2 को एक चीज याद रख लेना, अभी तो वैसे मैं आगे बताऊंगा ही बताऊंगा। C2H2 को एसिटाइलिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिटाइलिन। अभी तो याद रख लो, आगे मैं आपको समझाऊंगा, भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, C2H2 का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं पहले। मेरे पास 2 कार्बन है तो 2 C रहे। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। 2 हाइड्रोजन है तो भैया एक हाइड्रोजन इधर बना दो, एक हाइड्रोजन इधर बना दो। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बता रखा है हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है बेटा, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट आपके पास ये रहा, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट आपके पास ये रहा, राइट। अब कार्बन को क्या करना है भैया? 8 कंप्लीट करने, तो 2 अगर इससे लेगा तो इसके पास 4 है, 6 ही हुए, तो इससे कितने लेगा? और 3 के 3 शेयर करेगा भाई। तो भैया ये कहता है ऐसा करो, आप हमारे पास क्या करेंगे? कार्बन के ऑर्डर कंप्लीट करने हैं तो 3 इसके 3 इसके और इसके, तो ये कार्बन क्या करेगा? ये हो गए कंप्लीट। भाई इस कार्बन ने इससे भी ले लिया, इससे 3 ले लिए। अब ये कार्बन क्या कहेगा? भाई तूने मेरे से लिए हैं, तू भी मेरे को दे, ले लो। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? देखो 1 2 3। ये बॉन्ड कितने आ गए बेटा हमारे पास? ट्रिपल बॉन्ड। पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? सिंगल। यहां पर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? सिंगल। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर बन गया? आपके पास C2H2 का। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको किसका दिया था? S8 का। S8 के 2 स्ट्रक्चर आप लोगों को देखे होंगे, एक तो आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है बच्चा, और दूसरा आपका होता है क्राउन स्ट्रक्चर। क्राउन स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसको आप बस ध्यान रख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले ऊपर से शुरू करो, 1 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। ये समझ में आया? और उसके बाद जहां पे ये 1 है इसके नीचे डालो 5 के बाद 6 7 और 8। ठीक है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद करो, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 8 6। यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग बनाने में या बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलरली सारे सल्फर के आप क्या बना देंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दीजिए बेटा।
ठीक है, ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहां पर आपको क्या करना है, हर सल्फर से आप लोगों को एक सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन उठाना है, यानी कि ऊपर वाला एक बनाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इसका कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो ऐसे, ये इसने इसके साथ शेयर कर दिया, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा ऐसे, इसका शेयर करा दो इसके साथ, चलो ऊपर वाले करा देता हूं, है ना, इधर बना देता हूं 1 2 3 4 5 6। अब इसका यहां पर ऐसे कर दो, इसके साथ ये शेयर हो गया और इसका हमारे साथ इसके साथ ये शेयर हो जाएगा, और ऊपर वाली बना देते हैं ताकि हमें जो है क्राउन स्ट्रक्चर आराम से दिख जाए इसका। 1 2 3 4 5 और 6, समझ में आ रहा है। यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लिया, अब क्या करना है मुझे, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो इससे शेयर होगा, और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे इसके साथ शेयर होगा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ शेयर होगा, राइट, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, एक किसी के साथ भी शेयर कर देना, बस एक एक शेयर करते रहना, ठीक है, क्लियर है। ये इसके साथ शेयर कर देता हूं और यहां पर बनाकर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये लो। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो यही आपको क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाना होता है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप सिंपल ऐसा ही बना सकते हो, 1 2 3 4 5, हाँ जी, तो जो सल्फर है नीचे से शेयर करेंगे ना, वो तो हैं, वैसे वो क्राउन नहीं लग रहा। कौन सा नहीं लग रहा क्राउन, ये क्राउन लग नहीं रहा, आपने गलत अटैच नहीं कर दिया। ओह यस 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 यस, ये तो 4 शेयर कर गए ना, ये वाला इससे शेयर करेगा और ये वाला इससे शेयर करेगा, गुड पॉइंट। 1 2 3 4 5 6, ये वाला इससे यहां बना देता हूं, ठीक है। अब वो ये भी क्राउन लग ही नहीं रहा, तो है तो क्राउन जैसा ही मुकुट समझना, यहां बना देता हूं क्राउन, नहीं लग रहा तो अब लगेगा तेरे को क्राउन, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो यहां पर जो है वो गलत हो गया था, ये ठीक है, ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर आता है। और इवन ऐसा करना है, क्राउन दिखाना है तुम्हें पूरा, तो ये लो, नालायक, ठीक तो पहले भी था। अरे एक्चुअली में क्राउन लाइक स्ट्रक्चर अगर आ जाएगा बनाने में तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देना, वो मैंने गलत बना दिया था। 1 2 3 4 5 6 6 सबके पूरे होने चाहिए, 2 4 6, सही है, 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6, हाँ आप ठीक है, 2 4 6 सबके सही है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली बनाना है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको भी क्राउन बनाना है तो यहाँ पे कर दो, 1 2 3 4 5 6, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ जोड़ दो, इसको हटाओ यहाँ से और इसको यहाँ से जोड़ दो, ये ले भाई, खुश। तो ये हमारे पास तरीका होता है ऐसे। दूसरा तरीका क्या होता है, गोले में 8 लिख दो ऐसे, ठीक है, सारे 6 6 बना दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, उसमें हमने 7 बनाए हैं बेटा, जो भी है सारे 6 6 बनाने, मैं एक सिखा दे रहा हूं, बाकी सारे अपने आप बना लेना, ठीक है। पीछे से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 1, और आगे से कितने होंगे, क्योंकि सल्फर हमारे पास से करेगा, हर अपने पीछे वाले के साथ शेयर करता जाएगा। तो जैसे ये वाला सल्फर है, ये इसके साथ एक शेयर करेगा और एक इसके साथ शेयर करेगा, देखो इसका गोला आएगा ये, समझ में आया। अब इसका गोला क्या आएगा, इसके साथ और इसके साथ शेयर कर रहा होगा। ये वाला किसके साथ आएगा, इसके साथ और इसके साथ। तो बस ये आपको एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है इसका, ये वाला, ये मैं शेयर वाला दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ऐसे पूरा बनता जाएगा। तो बेसिकली शेयरिंग कितने की हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की हो गई ना, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये आपके पास क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये S8 का स्ट्रक्चर आपके पास कौन सा होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर। आप लोग चाहे क्राउन स्ट्रक्चर बनाइए चाहे वो वाला बना लीजिए, कैसा भी, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, चलेगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब इसे हटा दूं, यहां पर आता हूं मैं किस पे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पर। मेन मुद्दा हमारे पास है आज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, पर एलोट्रॉप से पहले शायद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है ना, तो पहले उसे समझ लेते हैं।
वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन हमारे पास क्या होता है, आइए जान लेते हैं। किसके बाद बेटा? पहले एलोट्रॉपी है, ठीक है। तो पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जान लेते हैं। देखो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो पहले आप एलोट्रॉपी जान लीजिए। एलोट्रॉपी होती है जब आपके पास एक कोई कंपाउंड, जब आपके पास एक कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है इन मोर देन वन फॉर्म, इन मोर देन वन फॉर्म। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एलोट्रॉपी। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। समझ में आया? और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स इसके होते हैं जिसमें एग्जिस्ट करता है, ये आपके पास क्या होते हैं? इसके एलोट्रॉप्स। कहने का क्या मतलब है कि कार्बन की अपनी 2 या 3 अलग अलग फॉर्म है, और ये जो इसकी फॉर्म दिखाने की एबिलिटी है इसको हम लोग कहेंगे एलोट्रॉपी। और इसके जो अलग अलग फॉर्म है जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट, इनको बोलेंगे हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या हैं? डायमंड और ग्रेफाइट। और कार्बन की ये एबिलिटी जिसकी वजह से एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो कर पाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एलोट्रॉपी। जिसकी वजह से एलोट्रॉप्स बना पाता है, एलोट्रॉप्स बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी। समझ में आया? अब यहां पर आप लोगों को एक चीज दिमाग में आनी चाहिए थी, क्या? कि सर आपने बताया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो हमारे पास लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं, और इसका रीजन आपने दिया था कि इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम होता है। लेकिन सर बचपन से अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो हम लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक चीज तो आती है हमें। और अगर दूसरी चीज अगर आपसे पूछता है आपने जीवन में क्या सीखा है, तो आप कहते हो सर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सर, है ना। और तीसरी चीज जो आपसे पूछते हैं जिंदगी में क्या सीखा, तो आप कहोगे विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन, तो आपका आंसर क्या आता है? डायमंड आ जाता है। तो ये 3 चीज तो ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। बट जो डायमंड है वो तो हमारे पास कार्बन की ही फॉर्म है, और कार्बन के जो कंपाउंड है उनके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? काफी वीक है। तो हाउ कम्स कि जो आपका डायमंड है वो इतना स्ट्रांग हो गया, या फिर डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों हुआ? तो क्या आप इसमें कोई आंसर बता पाएंगे? क्या कोई रीजन है इसमें? हाँ जी सर हाँ, स्ट्रक्चर में भी रीजन हो सकता है बट ये नहीं है। चलिए अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं ही रीजन बता देता हूं बेटा इसका। एक्चुअल में इसका रीजन आज आप लोगों को 2 बहुत ही बेहतरीन चीजों में डिफरेंस करना सिखाएगा। आपको आज मैं बताऊंगा 2 कंपाउंड के बारे में जो हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं बेटा हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड, और एक होते हैं हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या क्या बोला बेटा मैंने? इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं ये कंपाउंड होते हैं जो बिटवीन बनते हैं। जैसे सपोज करो, मेरी बात सुनो, मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा मार्कर है। अब मैं इस मार्कर के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने ये बॉन्ड बना लिया इससे, राइट। ये एक स्पीशीज है, ये दूसरी स्पीशीज है। मान के चलो मैं कार्बन हूं, तो देखा तुमने बॉन्ड बहुत वीक था, टूट गया। देखा तुमने कितना वीक बॉन्ड है, देखो ध्यान से देख लो दोबारा से। तो ये मेरे पास मैं कार्बन हूं, ये मार्कर है कोई दूसरा कंपाउंड है, मैं इससे बॉन्ड बना रहा हूं तो काफी आसानी से टूट रहा है ना। तो वो क्यों टूट रहा है? क्योंकि ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का मतलब ऐसी बॉन्डिंग जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो रही हो। मैं एक अलग मॉलिक्यूल था बेटा, मेरा पेन एक अलग मॉलिक्यूल था, तो जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो यहां पर ये जो बॉन्डिंग आपको बार बार दिख रही है, देखने को मिल रही है, ये कैसी है? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जो कि काफी वीक है। यानी कि कार्बन की इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या है? काफी वीक है। और यही कारण है कि कार्बन जो भी कंपाउंड बनाएगा बाकी और कंपाउंड के साथ मिलकर वो कैसे बनाएगा? सारे वीक बॉन्ड वाले। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर, देखो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्या हो गया बेटा इसका मतलब?
बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और कार्बन की इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या है, वीक है। लेकिन इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब होता है बेटा विद इन द मॉलिक्यूल। क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल। अब देखिए इसको मैं कैसे समझा सकता हूं अपने रियल लाइफ के एग्जांपल से। मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं क्या था, कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, मैं अपने अंदर ही बॉन्ड बना लेता हूं ऐसे। अब ये जो बॉन्ड है छुटा के दिखाओ तुम में से कोई सा, नहीं छूट पाएगा ना आसानी से। तो ये बॉन्ड तो बहुत तगड़ा हो गया। क्यों बना, क्योंकि हमारे पास ये बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि कार्बन कंपाउंड की जो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है वो तो बहुत ही ज्यादा टाइट होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग तो बेटा उसकी बहुत हार्ड होती है, लेकिन जो उसकी इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है वो काफी वीक होती है। और यही कारण है कि डायमंड क्या है, कार्बन की फॉर्म है, तो उसकी जो उसके अंदर जो बॉन्डिंग मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मिलेगी। और कार्बन की इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा टाइट है। इस वजह से डायमंड क्या पाया जाता है हमारे पास, काफी हार्ड पाया जाता है। और ग्रेफाइट वो सॉफ्ट वगैरह, उसका नेचर क्या है वो अब हम लोग इससे देखेंगे। ये हाँ जी, इंट्रामॉलिक्यूलर को हम तोड़ सकते हैं। इंट्रा तोड़ने बेटा, जो इंट्रामॉलिक्यूलर उसको आप तोड़ सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर को भी तोड़ सकते हो, लेकिन आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। सिंपल सी बात थी, आपको अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ना हो तो आप आ जाओ, एक बार में आपने हाथ लगाया आप तोड़ दोगे। बट आप मेरे 2 हाथ छुटाने की कोशिश कर लो, आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। हीटिंग से कर सकते हैं। हाँ, हीटिंग से जला दोगे तो मेरे हाथ, डायमंड को हीटिंग कर दो तो उसमें तोड़ सकते हैं। ओके, डायमंड को हीट करते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता, ये कहना गलत है। डायमंड लिव्स फॉरएवर, ये कहना भी गलत है बेटे। डायमंड भी कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, बट वो ये है कि तुम्हारी कम से कम 10 पुश्तें निकल जाएंगी तब भी डायमंड निकल जाए। अब तुम्हें क्या पता पड़ रहा है ऊपर पहुंचने के बाद कि इसको तुमने डायमंड दिया। भाई खानदान में तो इनाम होगा ना कि उसकी बहू ने लाके हीरे की अंगूठी या हीरे का हार पहनाया था, है ना, तो खानदान में तो नाम कर गए ना तुम। तो यही है, पर कोई भी दुनिया की ऐसी चीज है नहीं जो फॉरएवर एग्जिस्ट करती हो। उसका जो डिकम्पोजिशन होने का रेट है, डिकम्पोजिशन नहीं बोलते हम लोग यहाँ पर, हाफ लाइफ होते हैं, वो काफी स्लो है। ठीक है, तो शायद 5730 ईयर्स है, तो पता नहीं अभी एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग टूटते तो हैं, पर आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ेगा। इवन आप लोग जो सिंथेटिक डायमंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपके आगे डू यू नो या फिर ये कौन सा येलो बॉक्सेस में लिखा भी हुआ है कि जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कार्बन। टेम्परेचर काफी हाई रखा, प्रेशर काफी हाई रखा, तो कार्बन को हम लोगों ने डायमंड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सर फिर हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सा असली है कौन सा नकली है, ये तो हम लोग दिख जाएगा। तो बेटा जो असली हीरा होता है थोड़ा बड़ा होता है, और जो नकली हीरा होता है थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो साइज में बढ़ा सकते हैं। वो अब आपकी मर्जी है, फिर हीरे की पहचान जौहरी को होगी ना। अब जैसे हाँ, आप धांधलेबाजी करोगे, जैसे करता है, कहीं मैं कहता हूँ काम करके लिया, काम करके नहीं लाता, कॉपी करके ले आता है। लेकिन जैसे ये कॉपी करता है, बता देता हूँ बेटा, तूने गूगल की साइड से लिखा है, तो वो कैसे पता पड़ता है, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, स्टूडेंट की पहचान टीचर को होती है। ठीक है, तो यही कहानी है कि भैया फिर तो वो जौहरी के पास जाओ। हाँ, मैंने भी किया था, पर मेरे टीचर नहीं पकड़ पाए थे, मैं जौहरी मैं ऐसे करता था, 3-4 साइड से कॉपी पेस्ट करके लाता था। अब पता है प्रॉब्लम कहां थी, मेरे टाइम पे बेटा जो टीचर थे वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, टेक्नोलॉजी में थोड़े कम थे। क्योंकि उस जमाने में, मेरे टाइम पे, बहुत ज्यादा पुराना जमाना नहीं है, इतना ज्यादा फोन का यूज था नहीं। अब आप लोगों को क्या है, पेट में दर्द भी हो रहा हो तो डॉक्टर तो बाद में गया, पेट में दर्द कैसे ठीक करें, गूगल, और एंड में दिखा देगा कैंसर, आपको कैंसर हो तो बेटा गूगल मत देखो, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि अगर हम लोग आंसर कहीं से लिख के लाते थे, तो अगर 3-4 बच्चों के आंसर मैच हो रहे हैं, तब टीचर समझता था कि भैया कॉपी पेस्ट करिए। अब आप खुद सोचो, जहां से आप आंसर लिख रहे हो वहीं से तो हमने आंसर लिखे थे अपने टाइम पे, तो हमें तो पता पड़ ही जाएगा ना। वो टीचर जो थे हमारे टीचर, उन्होंने कभी गूगल का इस्तेमाल नहीं करा होगा आंसर लिखने के लिए। हाँ, कहीं से भी टेप के आ जा तू, अब मैंने भी 10 से तो टेपा ही होगा, अब कहीं ना कहीं से वैसे भी कितना अच्छा बच्चा क्या लिख रहा है उससे पता पड़ जाता है ना बेटा। हाँ, तो कोशिश कर लो, 4-5 बार तो पकड़ ही गए हो, और करके देख लो। खैर, समझ में आ गया बेटा। तो ये बॉन्ड भी टूट सकते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और बाकी सभी कंपाउंड्स जो हम लोग देखेंगे हायर क्लासेस में, तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू इंट्रा। हाँ बिल्कुल,
डायमंड ही पिघलेगा, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर और उस पर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हर किसी कंपाउंड का है बेटा। हाँ डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एग्जैक्ट याद नहीं है बेटा, सर हैं होगा, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को डेटा। जो शीशा होता है रेत से पिघल होता है। जो शीशा होता है वो रेत से पिघल के बनता है। ऐसे सॉलिड को हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। जैसे कि ये आपको यहाँ पर ग्लास दिख रहा है, अगर आप इसका नीचे का बेस देखोगे थोड़ा मोटा पाया जाता है, वो एक्चुअल में अगर बात करूं तो कार्बन नहीं सिलिकॉन की फॉर्म है बेटा। 14th ग्रुप का मेंबर है, सिलिकॉन की फॉर्म होती है। ग्लासेस जितने भी होते हैं सारे सिलिशियस होते हैं, सिलिक्वा। हाँ रेत से शीशा बनता है, हीट करके फिर प्रेशर करके, वो सारी चीजें अहमदाबाद में आप जाओगे प्लांट वहीं पे है इसके, है ना। सो जहां पर भी आप लोग देखोगे गूगल आपको दिखाई देगा, इस काम में गूगल देख सकते हो आप, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें। अब हमारे पास एक चीज आती है कि डायमंड इज, ये देखो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ग्रेफाइट इज रिलेटिवली सॉफ्ट। नहीं, डायमंड को मॉल्टन स्टेट में लाने पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इसका रीजन मैं आज आपको बताता हूं। क्वेश्चन अच्छा लगता है, जब बच्चे ने पूछा कि सर क्या डायमंड को हम अगर मॉल्टन फॉर्म में लेके आ जाएं तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आप अपना रीजन खुद बता देना कि आपको आपका आंसर मिला है कि नहीं। पहले मैं बता देता हूं आपको कि डायमंड और ग्रेफाइट में अंतर क्या है। तो बेटा इसमें अंतर होता है इनकी बॉन्डिंग का। किसका अंतर होता है? बॉन्डिंग का, कि किस तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से मान के चल लो, ये जितने भी डैश लाइन है ना, ये वाली लाइन बेटा, यहां पर जो टर्मिनल पॉइंट आ रहे हैं ये सब कार्बन के हैं। अब मैं ये वाला कार्बन उठा लेता हूं, ठीक है, ये वाला कार्बन उठाया, इस कार्बन की बॉन्ड देखो, एक ये बॉन्ड, दूसरा ये बॉन्ड, तीसरा ये बॉन्ड, चौथा ये बॉन्ड। यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और चारों के चारों बॉन्ड ने सेटिस्फाई कर दिए हैं। सारे बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हैं, तो इसका मतलब काफी समझ में आ रहा है कि यहां पर कोई भी चीज फ्री तो है नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों ऑक्यूपाई हैं। लेकिन हाँ जी बेटा, वो जो नहीं बनेंगे उसके इधर मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर ये तो अब एक मॉलिक्यूल की स्नैप लेके मैंने आपके सामने जो बुक में थी वो बना के मैंने रखी है ना। अभी थोड़ी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल खत्म हो गया, इसके पीछे आगे पीछे सब जगह होंगे। तो मैं तो आपको एक पिक्चराइज दिखा रहा हूँ कि कोई सा भी अगर आप उठाओगे, इसको उठा लो तो 1 2 3 4, इसको उठा लो 1 2 3 4, कोई सा भी उठाओगे। अब जैसे ये है, अब आप कहोगे सर इसका नहीं बन रहा, तो इसको बेसिकली 3D में पीछे से जुड़ा हो कहीं ना कहीं, है ना। तो इसके 1 2 3 4 मतलब वो जुड़े होंगे बेटा। मैं तो आपको जो पॉइंट दिखा रहा हूं वो ये चीज दिखाने के लिए समझा रहा हूं कि आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो कुछ इस तरीके से बने हुए, राइट। सो कार्बन के जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि वहां पर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट की बात करता हूं तो आप ऐसा करो, इस कार्बन को उठा लो, देखो इस कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, इसी की वजह से आपके पास जो आपका ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट कर लेता है। मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से पहले, यानी कि आज के टॉपिक शुरू होने से पहले समझाया था कि आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। तो यहां पर भी तो हमारे पास आयंस की जगह इलेक्ट्रॉन ही तो है बस। तो ग्रेफाइट में हमारे पास क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। दिख गया कैसे होता है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन? ये नीचे वाला अभी समझाता हूं बेटा। अब एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास ये कार्बन के जो है 3 बॉन्ड बन रहे थे, लेकिन कार्बन के अगर मैं इसी को नीचे से अटैच कर दूंगा तो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इस कार्बन के लिए बॉन्ड नहीं बचेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। भाई अगर मैंने इसको इससे अटैच कर दिया, बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर आपने इसको इससे अटैच कर दिया, तो बेटा इस कार्बन के लिए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कंज्यूम हो गया। अब इस कार्बन को किससे कराओगे? ऐसा दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसी चीज से बचने के लिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे, देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर देखो कंपाउंड में कहीं कहीं पे देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये आपस में डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना। तो बीच बीच में अब कार्बन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, 3 ही शेयर कर रहा था। जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो एक तो फ्री है, और दूसरा वो शेयरिंग करेगा तो 2 कार्बन के बीच में करेगा, जिसकी वजह से वहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि ऐसे आ रखे हैं ये। सर माइक्रोस्कोप में बॉन्डिंग दिखती है? मैंने देखी तो नहीं है बेटा आज तक एटॉमिक लेवल पे चीजें, बट जब स्ट्रक्चर, ये सारे तो स्पेटियल अरेंजमेंट है कि उनका स्पेस में अरेंजमेंट कैसे होगा, दिखते तो होंगे ही।
उनको कैसे पता चला ऐसी? ये तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे है ना, और इनके स्ट्रक्चर की स्टडी करी, वो तो हमने देख लिया कि भाई 4 बॉन्ड है। अब बाकी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, वो सारी चीजें आगे आएंगी, वो हम लोग देखेंगे। अब यहां पर आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो कंपाउंड थे सिंगल बॉन्ड वाले ही बने, जैसे कि मीथेन CH4, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बना था 1 2 3 4। अब ये स्ट्रक्चर दिख जाता है एटॉमिक, मैंने नहीं देखा, ठीक है। जो माइक्रोस्कोप आपके लिए मैंने लाके रख रखा है उसमें आप देख लेना, इतनी चीजें नहीं दिखेंगी। ये लाइट माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेंगी, वो भी बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन है। देखो CH4 हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ऑक्टेट। ये ऑक्टेट हो गया, 1 2 3 4 बन गए, ठीक है। अब यहां पर हमें समझ में आता है कि यार ये तो कार्बन के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अभी मैंने जो कंपाउंड बनाया था C2H2 का, उसमें आपने देखा था कि ट्रिपल बॉन्ड था। उससे पहले मैंने आपको C2H4 का बनाया था, उसमें डबल बॉन्ड था, राइट। ये सारी कहानी हम लोगों ने देखी थी। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास कार्बन के कंपाउंड होंगे वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो CH4 जो आपके पास है मीथेन है, मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं। मीथेन को वाइडली यूज किया जाता है बायोगैस फ्यूल में। किसमें यूज किया जाता है, बायोगैस फ्यूल में। जो आपकी नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी आप लोगों का मीथेन ही यूज किया जाता है। जो आपके घरों में फ्यूल आता है वो आपके पास LPG होता है, वो हमारे पास क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोल को लिक्विफाई करा जाता है ताकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, पहला, और दूसरा कम एरिया में ज्यादा चीज ट्रांसपोर्ट करी जा सके, क्योंकि लिक्विफाई करने पर वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा दिया जा सकता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको याद रखना है कि एक स्पेसिफिक, नहीं नेचुरल गैस है ना, CNG जो आपकी इसमें बसों में आती है, नहीं LPG डालोगे तो इतना इकोनॉमिकल नहीं है, एफिशिएंट बर्निंग के हिसाब से भी देखा जाता है सारी चीजें, है ना। तो व्हीकल्स के CNG होती है, डोमेस्टिक के लिए LPG होती है, ओके। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, कि जो आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसमें जनरली आप अगर कोई गैस का इस्तेमाल करते हो वो कौन सी होती है, तो आपके पास आंसर आता है ब्यूटेन। जो गैस होती है वो कौन सी होती है, ब्यूटेन, C4H10। ये मैं आपको भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं एक्स्ट्रा क्लास में, ठीक है। ये हमारे पास ब्यूटेन जो होता है ये गैस के अंदर डली जाती है। एक स्पेसिफिक स्मेल होती है LPG के गैस की, जो आपको गैस खुलते ही अच्छी होती है। जो गैस खुलते ही कहता है मम्मी कहीं से गैस आपने शायद खुली छोड़ दी है, पता पड़ जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें मर्कैप्टो कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, मर्कैप्टो कंपाउंड्स। मर्कैप्टो कंपाउंड्स एक्चुअल में सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं बेटा। किसके कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। नहीं बेटा, टायर में जो हवा होती है नाइट्रोजन की होती है और नॉर्मल एयर प्रेशर वाली रह जाती है। बेटा वो अच्छी और गंदी स्मेल का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट इसमें जो कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमा मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग, इसलिए जो हमारे पास वो है वो चीज आती है। अभी आगे चले हमारे पास हैं, हाँ हाँ हैं तो सब कार्बन की फॉर्म, पेट्रोल भी मिक्सचर ऑफ गैस होती है। हाँ बेटा सारी चीजें कार्बन की फॉर्म है। अभी ये चीज है बेटा, आप जो एयर, ये चीज तो स्ट्रो करके कंप्रेसर के प्रेशर डालते हो उसमें, तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब होती है, ठीक है। हाँ जी, टायर में सब होती है। इसे हटा दूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आज हम लोग आज का लास्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, नहीं है, आगे चल सकते हैं। आगे जो हमारे पास अगला टॉपिक है बेटा वो क्या है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अभी वर्सटाइल नेचर क्या होता है, आइए इस चीज को जानते हैं। वर्सटाइल मतलब होता है कुछ अलग, सबसे बढ़िया। हाँ जल्दी बोला कर, क्या रह गया। अच्छा, कार्बन का जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको बता दिए कि आपके पास ग्रेफाइट और डायमंड होता है। तीसरा, एक यूएसए में साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि कार्बन का एक और स्ट्रक्चर है जो कि C60, यानी कि कार्बन के 60 कंपाउंड्स बन रहे थे उसमें, और उसने एक सॉकर शेप, सॉकर फुटबॉल लाइक शेप स्ट्रक्चर दिया, और उसमें 12 तो 5 मेंबर रिंग थी या कुछ, मतलब 5 मेंबर, ये मैं आपको देख के बता दूंगा। 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन।
क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे H.C. बकमिंस्टर थे या H.F. बकमिंस्टर थे, पता नहीं कितने बड़े बक थे। तो जो बकमिंस्टर थे ये, वो हमारे पास बताया था कि भैया इसका स्ट्रक्चर ये है, तो उन्हीं के नाम पे कर दिया बकमिंस्टर फुलरिंग। सर ये किसमें यूज होता है, कहाँ यूज होता है? ये स्ट्रक्चर है, कहाँ देखने को, ये तो मेरे को अभी है मन किया ढूंढ दिया, नहीं मिल गया है थोड़ी है तेरे को मन किया, तूने आज तक कुछ ढूंढा है? एक आंसर तो ढूंढा नहीं जाता गूगल के बिना, मन किया ढूंढ दिया। बेटा बहुत मेहनत लगती है इनमें। हाँ ओहो मिटा दी मैंने। वर्सेटाइल नेचर, अब ये वर्सेटाइल नेचर क्या होता है पहले जानते हैं। कार्बन का एक ऐसा नेचर जिसकी वजह से वो इतना विश्व में फैला हुआ है। वो क्यों फैला हुआ है? तो ड्यू टू वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एक्चुअल में वर्सेटाइल नेचर में हमारे पास कार्बन की दो प्रॉपर्टीज आती हैं। पहला तो हमारे पास आता है कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन क्या होता है आइए जानते हैं। कैटिनेशन होता है हमारे पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ध्यान सुनिएगा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब ये कैटिनेशन की बात अगर करी जाए तो कैटिनेशन का मतलब होता है, जैसे मेरा ये हाथ है, अगर मैं ह्यूमन की एक चेन बनाना चाहूं तो यहां से मेरा एक हाथ पकड़ेगा, एक हाथ कोई दूसरा पकड़ेगा, एक दूसरा पकड़ेगा, तो काफी लंबी चेन बन सकती है और वो चेन आसानी से टूटती भी नहीं है। तो कार्बन की भी यही खासियत थी कि ये आपस में जब लिंक होता है तो काफी लंबी लंबी चेन बना सकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े कंपाउंड भी आसानी से देखने को मिल गए थे। और यही जो प्रॉपर्टी है इसकी कार्बन की, वो क्या कहलाती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। तो व्हाट इज कैटिनेशन? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन क्या सिर्फ कार्बन में ही देखने को मिलती है? तो बेटा आंसर है जो बहुत अच्छी कैटिनेशन है, हाँ वो सिर्फ कार्बन में देखने को मिलती है। क्या सिर्फ कार्बन में देखने को मिलती है? नहीं, सिलिकॉन जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं उनमें भी देखने को मिलती है, लेकिन सिलिकॉन के कंपाउंड 7 या 8 तक की चेन बनाने के बाद टूट जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते जितने की कार्बन की कैटिनेशन देखी जाती है। पहला समझ में आ गया। दूसरा है टेट्रावैलेंसी। दूसरा क्या है बेटा? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आपके पास वैलेंस हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, है ना, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है? क्या बनाता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड किससे बनाता है? बहुत सारे अलग अलग एटम के साथ, है ना, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे कि फ्लोरीन से बॉन्ड बना, हाँ मतलब यही है, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, किसी के साथ ही बॉन्ड बना लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लोराइड के साथ, है ना, क्लोरीन के साथ, ये मोनो नाइट्रोजन के साथ, ये सारी चीजें आ गई, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या है हमारे पास कि मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, सबके टेट्रावैलेंसी होने की वजह से वो मोनोवैलेंट कंपाउंड के साथ ही बना सकता है, बाइवैलेंट के साथ भी बना सकता है, टेट्रावैलेंट भी बना सकता है। तो यार ये तो कार्बन की बढ़िया चीज होगी ना, टेट्रावैलेंसी। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो डिफरेंट एलिमेंट के साथ आराम से बॉन्ड बना सकता है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में नहीं दी है, उसको मतलब वैसे दे रखा है पर डायरेक्ट इसमें नहीं दे रखी है, वर्सेटाइल नेचर में, उसको भी आप डाल सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या होती है? एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन की बेटा एबिलिटी होती है कि वो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, कार्बन की एबिलिटी होती है वो डबल बॉन्ड बना सकता है, ये भी एबिलिटी है कि वो डबल बॉन्ड अपने साथ ही बना सकता है, इसके अलावा वो ऑक्सीजन के साथ ही बना सकता है। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, ये भी एबिलिटी है कि वो नाइट्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ बना सकता है, यानी खुद के साथ भी बना सकता है और दूसरे के साथ भी। ऐसे एलिमेंट जिनमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं बेटा? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। व्हाट आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स व्हिच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड इन देम इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास क्या है? डबल या ट्रिपल है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। वो सॉल्यूशन होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सुपर सैचुरेटेड कंपाउंड कहां से सुन लिया? ठीक है, अच्छा अब यहां पर हम लोग बात करते हैं बेटा एक चीज की कि सर कार्बन की आपने मुझे एक बात बताई कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, सर आपने मेरे को दूसरी बात बताई कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, आपने हमें तीसरी बात बताई कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, आपने हमें चौथी बात ये क्यों नहीं बताई कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है? क्योंकि 4 बॉन्ड, 4 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना के 2 हाइड्रोजन लिख के बैठा हुआ है, C2H2 में, ये तो कहानी थी,
तो भैया चारों के चारों शेयर करने में क्या दिक्कत है? हाँ जी, है? पूछ रहा हूं, आंसर नहीं पता? और कोई मतलब कुछ तो सोचा होगा, कभी तो जिंदगी में सी के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, क्या कह रहा है, मैं खुद हूं? अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूं, कितने बड़े सी हो हैं? चलो, मैं तो कार्बन हूं बेटा, मैं सब दुनिया कार्बन है। अच्छा इधर सुनो बेटा, एक्चुअल में इसका रीजन आप लोगों को आज मैं बताता हूं कि ये 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता। जब हमारे पास बॉन्ड बढ़ता है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते हैं, तो कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं ना, इनकी जो होती है, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने बॉन्ड लेंथ छोटी कर रखी है, यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे छोटी, तो छोटी 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 होते छोटी जा रही है। अब जब 4 बॉन्ड अगर आते हैं तो इतना छोटा हो जाता है कि एक का न्यूक्लियस, कार्बन का न्यूक्लियस दूसरे कार्बन के न्यूक्लियस को वो इतने पास तो बॉन्ड नहीं बना सकते, 4 बॉन्ड काफी छोटा हो जाएगा, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस से रिपल्शन होना शुरू हो जाता है। और जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास आप कार्बन के कंपाउंड को इतनी पास नहीं ला सकते कि वो कितने बॉन्ड बना सके, 4 बॉन्ड बना सके। तो जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन है, वो कार्बन की इस एबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो क्या बना सके, 4 बॉन्ड। दैट इज व्हाई कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 3 बॉन्ड्स इन इट। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? किसी भी और कंपाउंड के साथ बेटा 4 बॉन्ड बनाने का मतलब तो बॉन्ड लेंथ तो छोटी हो रही है। चाहे आप किसी के साथ ही बनाए न्यूक्लियस, तो उस एलिमेंट के पास भी होगा, जो दूसरा होगा इस कार्बन के पास भी होगा, तब भी न्यूक्लियस न्यूक्लियस में अगर इंटरेक्शन हो गया तो बेटा दोनों पॉजिटिव का इंटरेक्शन होगा, और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये कहानी थी आप लोगों के पास आज के लेक्चर की। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए, है किसी को? अगर ऑपोजिट चार्ज हो तो बेटा बॉन्ड कैसे बनाओगे? किसी भी एलिमेंट के अंदर आपका न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा। किसी भी एलिमेंट, दुनिया में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपका बिना न्यूक्लियस के एग्जिस्ट करता हो। ठीक है बेटा, सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। हैवी डोज तो नहीं हुआ होगा, आई होप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।